अस्सलाम वालेकुम। चौधरी परवेज़ इलाही साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर, उनकी गिरफ़्तारी अभी से थोड़ी देर पहले अमल में आई। कई दिनों से उनकी तलाश जारी थी, 8-10 रोज़ हो गए और एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट जो पंजाब है उनको वो मतलूब थे और उनकी गिरफ़्तारी का हुक्मनामा भी मौजूद था, लेकिन कई दिनों की तलाश के बावजूद वो मिल नहीं थे रहे। लेकिन आज जिस तरीके से गिरफ़्तारी हुई देख कर अफसोस हुआ, क्योंकि उनको बाकायदा जिस तरीके से खींच के ले जाया जा रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उन्हें इस तरीके से ले जाया जाना चाहिए था। लेकिन पंजाब की हुकूमत के जो तर्जमान है उन्होंने कहा कि वो गिरफ़्तारी देने पे तैयार नहीं थे। शीशे को हमने मारा है, पहले वो बुलेट प्रूफ कार थी, फिर बड़ी मुश्किल से बाहर आए हैं और लेके गए हैं। कोई आई विटनेस मुझे मिलेंगे, रिपोर्टर्स वगैरह, तो मैं आपको डिटेल लेके इस पर शेयर करूँगा। लेकिन इससे बेहतर तरीका होना चाहिए था। उनको पकड़ना था तो गिरफ़्तारी के लिए रोकते गाड़ी को, उनको कहते उतरते ही हमारे पास वारंट्स हैं, आइए गिरफ़्तारी दीजिए और चलिए, और वो जाके गाड़ी में बैठ जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। क्यों ऐसा नहीं हुआ उसकी मेरे पास अभी कोई बहुत वजाहत मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये सदर हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मौजूदा शक्ल में बरकरार रह पाएगी, इसके ऊपर बहुत से सवालात हैं। जहांगीर खान तरीन बहुत एक्टिवली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग छोड़ कर जा रहे हैं उनसे भी, और जो दूसरी जमातों के कुछ लोग उनसे हम ख्याल हैं उनसे भी राब्ते में हैं। और कभी इम्कान यही है कि आइंदा चंद एक रोज़ के अंदर किसी एक नई सियासी जमात का वो ऐलान करेंगे जिसमें तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले भी या उनसे जो करीब लोग हैं वो भी उस जमात का हिस्सा होंगे। और पंजाब के अंदर अगर ये अच्छा साइजेबल एक ग्रुप बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इनकी पार्टी को एक ऐसी पोजीशन इख्तियार हो जाएगी जो किसी ज़माने में काफ लीग को हासिल थी। लेकिन काफ लीग को 2000 आप पीछे चले जाएं, जब मोहतरमा की असैसिनेशन के बाद पहले इंतखाबात हुए थे तो उसमें उनको ठीक ठाक सीटें मिल गई थी। उसके बाद वो अपनी स्ट्रेंथ कायम रखने में कामयाब नहीं हुए और वक्त के साथ साथ वो पार्टी टूटती गई। कल एक और बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि फवाद चौधरी ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की और शाह महमूद कुरैशी से उस मुलाकात के बाद वो बाहर आए और इमरान इस्माइल के साथ खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो रहनुमा अभी हैं जमात के अंदर, पीटीआई के अंदर मौजूद हैं, अभी उन्होंने पार्टी से अलहदगी इख्तियार नहीं की, उनका भी नाम लिया और जो छोड़ चुके हैं उनका भी नाम लिया और कहा कि हमने इन सब से मशावरत कर ली है और शरीफ और जरदारी के ऊपर तो पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है, तो मिल के कोई फ़ैसला कर रहे हैं कि हमने क्या करना है। उसके थोड़ी देर बाद जो लोग पीटीआई का हिस्सा हैं तकरीबन सभी ने उसकी तरदीद कर दी। अब जो चीज़ें, अब फवाद चौधरी तो इसके ऊपर टाइट लिप्ड है, लेकिन जो चीज़ें हमारे इल्म में अभी तक आई हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये वाली स्टोरी मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के आगाज़ में हम अपने मेहमानों से इस पर राय भी लें। इसकी ट्विस्ट ये है कि कहा यह जा रहा है कि एक तो जेकेटी नई पीटीआई की एक नई शक्ल होगी, इंसाफ का हो सकता है कि नाम वो भी इस्तेमाल करें, पाकिस्तान इंसाफ पार्टी कर लें या कुछ ऐसा कुछ कर लें, कौमी इंसाफ पार्टी कर लें, नेशनल इंसाफ पार्टी कर लें। लेकिन जो मौजूदा पीटीआई है, अगर इमरान के ख़िलाफ़ मौजूदा पीडीएम की हुकूमत कोई ऐसे चार्जेस फ्रेम करती है या उनको नाअहल करार देती है या उनको जेल में डाल देती है, तो जो मौजूदा पीटीआई है उसका क्या बनेगा। शाह महमूद कुरैशी उसके वाइस चेयरमैन है। पार्टी हायरार्की के अंदर जो इमरान के बाद दूसरी पोजीशन है पोलिटिकली वो शाह महमूद कुरैशी के पास है। तो शाह महमूद कुरैशी को आगे लगा के बाकी की जो बची कुची पीटीआई है उसको क्या एक नई पार्टी के तौर पर या मौजूदा पीटीआई को शाह महमूद कुरैशी के नीचे मुनज़्ज़म किया जा सकता है। ये एक ऑप्शन है जो बाज़ हलकों के ज़ेर गौर है और हो सकता है कि उसी तरह की कोई पैगाम रसानी की कोशिश की गई हो जो किसी हद तक बैकफायर कर गई, क्योंकि उन लोगों को जिनके नाम आए थे उन्होंने इमरान की कॉन्सेंट के बगैर इस अमल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से फौरी तौर पर सब ने कहा कि जो भी फ़ैसला होगा इमरान की मर्ज़ी से होगा। कमो भाई सभी ने, फ़ारूक ने बोला, असद कैसर ने बोला, हमाद अज़हर ने बोला और कई और दीगर ने भी बोला। तो इसकी बुनियादी वजह शायद वो प्री मेच्योर अनाउंसमेंट थी जो फवाद चौधरी ने कर दी। अगर वो थोड़ा सा तवक्कुफ़ करते और इमरान से कॉन्सेंट ले लेते वो लोग तो शायद ये मामला आगे बढ़ता हुआ नज़र आता हमें। लेकिन ये आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह की पेशरफ्त को रूल आउट नहीं किया जा सकता। जो आज हमारे साथ मेहमान है, प्रोग्राम करेंगे आज़मा बुखारी और राजा यासिर हमायूं, फॉर्मर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो हमारे साथ हैं। दोनों को खुशामदीद कहूँगा। राजा यासिर हमायूं, आप ही से शुरू करूँगा। आपकी क्या वजह हुई, आप किसी ज़माने में तो बड़े वो फेवरेट्स में आते थे कि वज़ारत आला के लिए भी आपका नाम किसी ज़माने में लिया जाता था, क्या वजह हुई कि आपको पीटीआई से राहें जुदा करनी पड़ी? देखें जी, कोई कह लें कि अनसेरेमोनियसली छोड़नी पड़ी, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बड़े अरसे से कंसिडर कर रहा था कि पॉलिटिक्स छोड़ दूं, क्योंकि जिस वजह से मैंने पीटीआई ज्वाइन की थी वो ये थी कि खान साहब ने एक एवोल्यूशनरी चेंज की बात की थी कि हम सिस्टम में रह के लोगों को कन्विंस करेंगे, एनलाइटन करेंगे, जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताएंगे और उसके बाद जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो फिर
इंस्टीट्यूशनलिज्म लेके आएंगे, अपनी परफॉर्मेंस से साबित करेंगे कि हम ही इसके अहल हैं और इस तरह मुल्क चलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो हम करना चाह रहे थे वो हम नहीं कर सके। फ्रैंकली स्पीकिंग, कोशिश मैं अभी भी इस बात का कायल हूँ कि इमरान खान साहब की बहुत कोशिश थी कि वो करें, लेकिन जब इन ड्यू प्रोसेस इलेक्शन जीतने से पहले आप इलेक्टेबल्स जिनको कहते हैं या ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस, ऑल्दो मेरा भी तल्लक ऐसी फैमिली से है और 100 साल से हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन मैं जो मेरी इमीडिएट फैमिली है, हमने पॉलिटिक्स छोड़ी इसलिए थी कि वी थॉट के इस मुल्क के सिस्टम में रह के आप कुछ नहीं कर सकते। अब एक्सटेंडेड फैमिली तो मेरे कोई 10 कज़न्स पॉलिटिक्स कर रहे हैं और पर्सनल ना मुझे कोई कनेक्शंस का कभी प्रॉब्लम था, ना काम करवाने का कोई प्रॉब्लम था, लेकिन मुझे लगता था और मेरे इमीडिएट फैमिली को भी कि वी शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस। खान साहब ने कन्विंस किया, वो लेके आए और जिस प्रोसेस का की उन्होंने बात की थी उससे हम, मैं समझता हूँ कि 14 के धरनों में ही थोड़ा डीप ट्रैक होना शुरू हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर भी इट वाज एक्सेप्टेबल। ज़ाहिर है एक जो आप कहते हैं कि पुरअमन प्रोटेस्ट है वो डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है, ऑल्दो मैं उसमें भी ज़्यादा बिलीव नहीं करता, स्पेशली पाकिस्तान जैसे माशरे में। उसके बाद 2018 से ऑनवर्ड्स वी हैव एन एम्पल अपॉर्चुनिटी कि हम गवर्नमेंट में रह के चेंज लाने की कोशिश करते और करते रहे। मैंने बड़ी कोशिश की और एक्चुअली खान साहब ने सपोर्ट भी बहुत किया मुझे। जब कभी उनसे मेरिट की बात की तो उन्होंने कहा बिल्कुल मेरिट पे चलो और कोई किसी की सिफारिश सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके जनरली मैंने नोट किया कि जितने MPAs हैं, MNAs हैं, उनके जो हल्के के मामलात हैं इस सिस्टम में वो मेरिट की बात कर ही नहीं सकते। आपने अपने धड़े को सपोर्ट करना होता है। थाने कचहरी की पॉलिटिक्स है वो आप ख़त्म कर नहीं सके, ना पंजाब के पॉलिटिशियन। अलहदगी की वजह क्या बनी? आपने जो राय अलहदा की उसकी वजह क्या बनी? हाँ, ये आप बिल्कुल जो 9th के वाक़यात हैं उससे हम बिल्कुल लगता है बंद गली में जाके खड़े हो गए। ऑल्दो ये गुज़िश्ता 1 साल से 25 मई से मेरा ये ख्याल था कि, और मेरे साथ और बहुत सारे लोग थे, कि इस मुल्क में आपने पॉलिटिक्स करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो पंगा आप ले नहीं सकते। सीधी मैं बात करूँगा, ढकी छुपी बात मैंने कभी की नहीं। और अगर जो लोग करते भी हैं उनके पीछे भी कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है जो लोग करते हैं। आप मिसालें दे देंगे, फ़लाने ने भी किया, फ़लाने ने भी किया, पर आई नो कि कैसे किया फर्स्ट हैंड। तो हम तो ना उस लाइन पे थे ना इस लाइन पे थे, तो इसमें इवेंचुअली इतना आगे चले गए कि फिर अब मेरा ख्याल हम बंद गली में आ गए थे। That was one good reason. 9 मई का क्या तहरीके इंसाफ के अंदर कभी ये बात हुई थी, कभी किसी ने बात की थी कि जब इमरान को अगर पकड़ लिया जाए, जब वो आप नारा लगाते थे कि इमरान हमारी रेड लाइन, तो हम जाएंगे, हम कोर कमांडर हाउस के घर को जाके आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, हम जाएंगे GHQ के गेट पर प्रोटेस्ट करेंगे, ये कभी बातें ज़ेर गौर आई थी? जो जनरल पार्टी, जी बिल्कुल नहीं हुई। मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था, पहले पंजाब का फिर नॉर्थ पंजाब का। एक रात पहले 1:30 बजे तक हुआ था वहाँ पे। कतन खान साहब ने, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, बल्कि हल्फिया भी कह दूंगा, मुझे हालांकि हल्फ देने की ज़रूरत नहीं है, कि खान साहब ने कतन ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि हमने जो प्रोटेस्ट कभी प्लान करना है तो वो बिल्कुल गली और महल्ले लेवल का होगा और आपने लोगों को तैयार करना है कि जिस तरह कई जगहों पे मॉडल्स हैं कि आप उनके मैसेज पहुंचे और वो अपने वार्ड लेवल पे एहतजाज करें। इसी के लिए मीटिंग की थी उन्होंने 1 रात पहले। ये जो बात है कि यहाँ तक आया कैसे, उसकी रीजंस मैं बता देता हूँ कि 25 मई लास्ट ईयर से जिस तरीके से कर्ब किया गया हमारे प्रोटेस्ट को, ऑल्दो और उसमें था मैं पंजाब का जनरल सेक्रेटरी भी था, तो उससे एक लोगों में एक नफ़रत का जो जज्बा है वो पैदा होना शुरू हो चुका था। और जैसे जैसे आप सप्रेस करते हैं किसी भी मूवमेंट को तो उसमें एक रिटेलिएशन का फैक्टर आता जाता है। अब वो एक अपने इंतहा पे पहुंच गया, चाहे उसकी जो भी वजूहत हैं, जिसको मर्जी आप ब्लेम करें, PTI को करें, गवर्नमेंट को करें, एंड ऑफ द डे ये फीलिंग जो है वो डेवलप हो चुकी है PTI के वर्कर्स में और एक एक्सट्रीम माइंडसेट भी एक ख़ास कह लें परसेंटेज में डेवलप हो चुका है। उन्होंने रिएक्ट किया। बेसिकली प्लान ये था या नहीं, ये मेरे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसी ने प्लान किया, क्योंकि खान साहब ने कतन हमारे सामने कभी ऐसी बात नहीं की। तो देखिए, फिर तो आपको PTI के साथ जुड़ के रहना चाहिए था अगर PTI ने ये प्लान नहीं किया था। क्या PTI के अंदर ऐसा एलिमेंट था जो ये चाहता था काम किया जाए? क्योंकि एक ही वक्त के अंदर अगर लोग कोर कमांडर हाउस, MM आलम बेस के ऊपर, GHQ के ऊपर, किला बाला हसार के अंदर, चकदरा के ऊपर, फैसलाबाद में ISI के ऑफिस के ऊपर, इधर हमजा कैंप के बाहर ISI के ऑफिस के बाहर, तो ये चीज़ें बैक वक्त हुई हैं ना, इसके लिए किसी ने कुछ थॉट प्रोसेस कहीं तो हुआ होगा। कौन से नासिर थे मुझे नहीं मालूम, मैं इस पर राय नहीं दे सकता। मैं आपको बताता हूँ कि इवन चकवाल जैसा शहर जो बड़ा पुरअमन और फौज का ही शहर है, वहाँ पे मुझे 2-3 मैसेजेस आए कि जी मुरीद एयर बेस पे हमला कर देते हैं।
तो ये तो लोकल लीडरशिप की क्वालिटी होती है ना कि रोके। वहाँ पे मैं मौजूद नहीं था क्योंकि मैं वहाँ था नहीं। किसके मैसेज थे कि एयरबेस पे हमला करने की? ये किसने मैसेज दिया कि एयरबेस पे हमला करने? वहाँ पे चकवाल में मुरीद एयरबेस है, मुझे कुछ वर्कर्स ने कहा जी कि हमें भी वहाँ चले जाना चाहिए। तो मैंने कैटेगोरिकली अपनी लोकल लीडरशिप को कहा कि किसी को ये शरारत ना करने देना, और चकवाल का जो मेन एक तहसील चौक है वहाँ से आगे कोई ना जाए, और फिर गया भी कोई नहीं। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप मॉब को फिर कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है मैंने देखा है फुटेजेस में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी रोकने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन वो मॉब उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। फिर तो मॉब को लेके कौन गया इन जगहों पे? देखें, मॉब जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं तो वहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने सुना है और जो लोगों से पता चला है कि लोग ये चाहते थे कि जाएं, और जो लोकल लीडर्स थे कई वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, कई शायद चाहते भी होंगे चले जाएं, लेकिन वो शफकत महमूद साहब हैं वो वहाँ पे नहीं गए। नहीं, ये तो आपकी अपनी फिर चॉइस है कि आप क्या अगर रोक नहीं सकते फिर भी आपकी जिम्मेदारी है, फिर आपको रिज़ाइन करना चाहिए अपनी पोजीशन से कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। आपकी लीडरशिप की कमज़ोरी कह लें, मैं मानता हूँ कि अगर मैं ना रोक सकता, जो मेरे इलाके के लोग हैं। अज़मा बीबी, इस वक्त जो चॉइसेस हैं वो बड़ी मुश्किल है। चॉइसेस एक तरफ तो हम वो देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके कुछ 100 से ज़्यादा अरकान फॉर्मर जो उनके मेंबर्स थे पार्लियामेंट के, सूबाई असम्बली के या कौमी असम्बली के या दीगर हलकों पे, वो पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं। 9 मई हो चुका है, 9 मई को अनडू नहीं किया जा सकता, लेकिन 9 मई के अवामिल का एक असर यह है कि फ़ौजी अदालतें भी लगनी हैं, और बहुत सारे वो बच्चे हैं जो मॉब का हिस्सा बन के इन जगहों पर गए हैं। डायरेक्टली वो इंसाइटमेंट में या आर्सन में किसी का रोल था, मुझे मालूम नहीं है कितनों का रोल था, लेकिन वो लोग भी अभी पकड़े हुए हैं। तो आपकी पोजीशन अब क्या है बीइंग ए गवर्नमेंट? आपको इस मसले को कैसे हैंडल करना है? शुक्रिया मलिक साहब। पहले तो बात यह है कि यासिर चंद उन फाइनेस्ट लोगों में से है जो पीटीआई में रहते हुए भी कुछ सेन एलिमेंट थे, जिनके साथ बात भी की जा सकती थी, जिनके साथ कोई डिस्कशन की जा सकती थी, जिनको किसी अहम इश्यूज़ के ऊपर जिनके साथ कंसल्टेशन के बारे में सोचा जा सकता था। लेकिन ये चंद ही लोग थे, और मैंने देखा है यासिर हमायूं साहब को, जो इनके सदर आज पकड़े गए हैं परवेज़ इलाही साहब, उनके हाथों ये कैसे यरगमाल बनते रहे हैं और कैसे जो है वो इनकी शामत आती रही है। वो फेक जो यूनिवर्सिटियाँ बनवा रहे थे परवेज़ इलाही साहब पैसे पकड़ पकड़ के, उसके ऊपर जो है बेचारे ने रेजिस्ट करने की यासिर ने बहुत कोशिश की, बट ये नहीं कर पाया, और ये ब्लैकमेल होते रहे हमेशा परवेज़ इलाही साहब से। ये पहले भी इमरान खान मानते थे, वो अलग बात है कि जब उनको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने फिर उनको अपना चीफ मिनिस्टर बना लिया। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, देखिए मैं यासिर साहब की बहुत सारी बातों से एग्री करती हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें हक़ाइक़ से मैच नहीं करती। पहली बात यह है कि ये जलाओ घेराव पहली दफ़ा नहीं हुआ है। इमरान खान साहब की ये ट्रेनिंग है, वो देखें ना, बुली करना हो, गाली देना हो, तशद्दुद पे उकसाना हो, नहीं छोड़ेंगे, जो है छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और ये जो नफ़रत है इमरान खान साहब ने ख़ुद पैदा की। जब उनको निकाला गया तो उसके बाद आपको मालूम है उन्होंने अपने कत्ल का इल्ज़ाम भी इदारे के एक अफसर के ऊपर लगाया, और उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर को 70 से ज़्यादा जलसे किए, और उस तमाम के अंदर उन्होंने एक कैंपेन चलाई जिसमें वो इदारे के ख़िलाफ़ एक नफ़रत जो है उसको परवान चढ़ाते रहे। और ये 2-3 दफ़ा हुआ। एक दफ़ा जो 25 मई का जो वाक़या है उसमें आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको एक जलसा करने की इजाज़त दी थी, उसके बावजूद उसको डिफ़ाई करते हुए मौसूफ ने डी चौक लोगों को जाने को कहा, और वहाँ पर भी आग लगाई गई। सो आग लगाना इनका पसंदीदा मशगला रहा है पीटीआई का, और वो आग कैसे लगाई जाती थी वो फिर हमने देख लिया कि जब ज़मान पार्क के बाहर वारंट्स के लिए या कोई किसी कानूनी मामले के लिए जो है वो कोई टीम जाती थी तो उसके ऊपर पेट्रोल बम से कैसे हमला किया जाता था। अब ये सवाल ये है कि ये जो अचानक ये तो नहीं हो सकता ना कि ये कोई सारी जो कौम है, जो सारे इनके लोग हैं, वो उनको अचानक ख्वाब आया कि हमें कोर कमांडर हाउस की तरफ चले जाना चाहिए। देखिए मुराद सईद का वो ऑडियो जो उस दिन रिलीज़ हुआ जिसके अंदर वो कहा आपको जगह बताई जा चुकी हैं, आपने कहाँ जाना है, लोग वहीं गए। कमल शोजब साहिबा जो है उनका वीडियो मौजूद है जिसके अंदर वो कह रही हैं कि और उनकी जो है वो क्लिप्स भी आ गए हैं चैट के, GHQ में जाना है, पिंडी में और बाकी जगहों पर जाना है, कोर कमांडर हाउसेस में वो मौजूद है, आलिया हमजा साहिबा का मौजूद है। सवाल ये है कि ये जो तमाम 9 मई के वाक़यात के बाद जब बहुत, और 10 मई तक भी, 11 मई तक भी मलिक साहब PTI का कोई लीडर ना उसने मजम्मत की,
ना उसने इस आग पे पानी डालने की कोशिश की। आग को इसलिए खाना जंगी का जो इमरान खान साहब का आपको पता है ना धमकी दिया करते थे, शौक इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि दूसरी साइड ने उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया। क्योंकि इमरान खान साहब को लाशें लेने का, इमरान खान साहब को जो है अपनी सियासत जब उनकी डूब रही हो तो उसके ऊपर उनको जो है वो किसी के खून के ऊपर जो है वो खड़े होकर अपनी सल्तनत खड़े करने का एक पुराना शौक है और वो हम देख चुके हैं। अगर उस वक्त रिटेलिएट कर दिया जाता, अगर पुलिस के पास उस वक्त डंडों की बजाय गने होती और अगर इनको जो है वहाँ पर रोका जाता तो फिर आप सोच सकते हैं कि हालात क्या होते। और ये मैं बिल्कुल कतई तौर पर यासिर की इस बात से अग्री नहीं करती कि ये प्लान नहीं था, बिल्कुल प्लान था। मुराद सईद की ऑडियो बताती है कि प्लान था। और अब तो फयाजुल हसन चौहान जो इनके तर्जमानों की मीटिंग में बैठते थे, उन्होंने कहा इमरान खान ने कहा मजम्मत ही नहीं करनी, कोई डिफेंसिव ना हो, बिल्कुल जो है वो हम इसको ऑन करेंगे। उसके बाद फिरदौस आशिकवान साहब आपके प्रोग्राम में कल मैंने देखा, वो बहुत सारे कच्चे छट्टे खोल रही थी। और बहुत सारी चीज़ें मेरी मालूमात के मुताबिक तहकीकाती एजेंसियों के पास मौजूद हैं। बहुत सारे वो बच्चे, मुझे उनके लिए बहुत तकलीफ होती है। इमरान खान साहब का अपना दिल चाहता है वो अपने बच्चों के साथ हाइकिंग पे जाएं, लेकिन वो बच्चे जो इमरान खान की इंसाइटमेंट का शिकार हुए हैं, जो उनके झूठे प्रोपेगेंडे का, झूठे नैरेटिव का शिकार हुए हैं, वो जो जिनको अब आर्मी एक्ट भुगतना है, उनका क्या होगा? उनकी माएँ यकीनन यासिर ठीक कह रहे हैं, प्रेस क्लब के बाहर हो, थानों के बाहर हो, बहुत दिल कटता है उनकी माओं को देखकर, उनके पेरेंट्स को देखकर कि ये किस कौम को किस काम लगा दिया। इनके हाथ में शहबाज शरीफ ने लैपटॉप दिया था, शहबाज शरीफ ने इनके लिए जो है वो एनरोलमेंट फंड शुरू किए थे, इनको स्कॉलरशिप्स दे रहे थे, हम बच्चों को तरक्की और साइंस की तरफ ले जाना चाहता था। हाफिज साहब आग लगाना, अभी आग देखिए ना, आग पत्थरों से तो रगड़ के नहीं लगी ना मलिक साहब। जी हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। जो 9 मई को हो चुका है उसके अंदर कई लोगों के ऊपर तो मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत चलाने का इम्कान कभी मौजूद है, आप लोग ऐलान कर चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की आखिरी मीटिंग के बाद कल फिर दोबारा मीटिंग है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उस मॉब का हिस्सा नारे मारते हुए बने, शहबाज शरीफ हाय हाय, PDM हाय हाय कहते हुए वो भी अंदर चले गए होंगे। अब अगर उनका प्लानिंग में या जलाओ गिराव में या तोड़ फोड़ में बराह रास्त अमल दखल नहीं है तो उनके साथ तो कुछ नरमी होनी चाहिए। मनसूबा साजी या आग लगाने वाले के साथ तो और सलूक होगा, क्या इसके ऊपर कुछ सोच है PDM के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नजीम साहब। देखिए सानिहा 9 मई को हम बहुत लाइट लेते हैं, मैं पढ़ता भी हूँ, हमारे इदारे तजिया निगारों की, दानिश्वरों की, लिखारियों की तहरीरात पढ़ता हूँ, सुनता भी हूँ, लेकिन अब भी काफ़ी हद तक बहुत से ऐसे सीनियर दोस्त हैं जिनके दिल में इस सानिहा 9 मई के हवाले से जो लोग उसमें मुलव्वस पाए गए हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनका मास्टरमाइंड है, उनके लिए नरम गोशा है। फिर उसको भी सियासी एहतजाज कहा जाता है और मास्टरमाइंड को, डायरेक्ट मुलव्वस को, लोगों को फिर भी सियासी कारकुन कहा जाता है। ये बहुत मेरे ख़्याल में अगर आप इसको पूरे मुल्क के हवाले से देखें तो इसमें मायूसी के अलावा और कुछ भी नहीं है। और रियासत से लोग मायूस होते हैं, इन दानश्वरों से लोग मायूस होते हैं कि हमारे लिए आवाज़ उठाने वाले क्यों नहीं है। मसलन अगर ज़ियारत रेजिडेंसी पे हमला होता है जिन्ना साहब की, वहाँ हमले को दहशतगर्दी कहा जाता है और हमलावरों को दहशतगर्द कहा जाता है। उस वक्त तक उनका पीछा किया जाता है जब तक उनकी लाशें कौम के सामने वो न लाए। लाशें लाएंगे, कौम को दिखाएंगे कि ये है वो दहशतगर्द जो ज़ियारत में जिन्ना रेजिडेंसी पे उन्होंने हमला किया, क्योंकि ये दहशतगर्द अमल दहशतगर्दी है। ये आपने भी देखे, मैंने भी देखे। उनका जुर्म दहशतगर्दी क्या थी? ज़ियारत में जिन्ना साहब रेजिडेंसी पे हमला और उनको जलाना। अब वही जिन्ना हाउस है लेकिन लाहौर में। जलाया किसने, हमला किसने किया, उसके पीछे प्लान किसकी थी? इमरान खान की। लोग कौन थे? PTI के। किसने ये सबक सिखाया? इमरान खान ने ज़मान पार्क में, या 11 महीने से या 2014 से। आज तक मास्टरमाइंड भी महफूज है, हमला आवर भी महफूज है, अदालतें भी उनको रियायत देते हैं ज़मानत के ज़रिए, ये इसको रिहा कर दे, ये क्यों खामखा आप लोगों ने गिरफ़्तार किया है ख़वातीन को, बच्चों को, नौजवानों को। तो जब यहाँ की बारी आती है फिर बच्चे बन जाते हैं, फिर नौजवान बन जाते हैं, फिर मज़लूम बन जाते हैं। लेकिन उस वक्त जब ज़ियारत पे हमला आवर थे तो दहशतगर्द थे। ये एक तासुर है, इस तासुर को ख़त्म करना होगा। हमने स्ट्रेट अवे ये कहना होगा कि जो लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट बशमूल इमरान खान
मुलविस थे इन हमलों में। और ये साफ ने कहना होगा कि ये हमला एक बिल्डिंग पर नहीं था, बल्कि ये हमला डायरेक्ट रियासत पर और रियासी तंसीबात पे हमला था। आप इमरान खान का केस भी आर्मी एक्ट में लाना चाहते हैं? मैं बिल्कुल चाहता हूँ। आप चाहते हैं? बिल्कुल। ये पीडीएम चाहती है? मैं पीडीएम का तर्जुमान हूँ। फैसला कौमी सलामती कमेटी का भी है, फैसला पार्लियामेंट की करारदाद का भी है, फैसला कैबिनेट का भी है। आर्मी एक्ट आज का नहीं है, 1952 का है। उसके नीचे लेकिन आप इमरान का मुकदमा चाहते हैं? मैं इसलिए कहता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत में 24 अफराद 24 नौजवानों की केस आर्मी एक्ट के तहत चलाया गया और उन्होंने किसी का भी नहीं सुना, नहीं किसी की आवाज़ सुनी उन्होंने इमरान खान ने। क्यों? इमरान खान की ख़ुद क्लिप मौजूद है, आप चलाएं कि जब पीडीएम के जलसों में कभी कभार इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद किया जाता था या मियां नवाज शरीफ साहब ने दो शख्सियतों का नाम लिया तो इमरान खान ने क्या कहा, ये तो डायरेक्ट दहशत गर्दी है, इसको तो आर्मी एक्ट के तहत इस पर मुकदमा चलना चाहिए। और 24 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा चला भी तो इमरान खान किस खेत की मूली है कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमा न चले और हमला हो रियासत पर और रियासती तनसीबात पे। देखिए, इमरान खान ने जैसी हुकूमत से वो फारिग हुए, उन्होंने लड़ाई शुरू की इदारों के साथ, ख्वाह वो अदालत हो, ख्वाह वो इस्टेब्लिशमेंट हो या फौजी इदारा हो। इस बार उनकी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से नहीं थी, इसकी लड़ाई किसी और इदारे से नहीं थी, डायरेक्ट उन्हें लड़ाई लड़ी रियासत के साथ। और जब आप रियासत के साथ लड़ाई लड़ते हैं तो दो बातें आ गई सामने। एक तरफ इमरान खान के पैरोकारों के लिए रेड लाइन इमरान खान है, मैं और आप और 24 करोड़ आवाम के लिए रेड लाइन पाकिस्तान है। अब हमने ये फैसला करना होगा कि हमारे लिए रेड लाइन पाकिस्तान है या इमरान खान है। मेरे लिए, फौजी इदारे के लिए, अदालत के लिए, हुकूमत के लिए, पीडीएम के लिए रेड लाइन पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो फिर सियासत होगी, हुकूमत होगी, वरना नहीं होगी। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राजा यासिर हुमायूं साहब, ये आजकल पीडीएम की शायद दिली ख्वाहिश होगी कि इमरान खान को मिलिट्री एक्ट के नीचे पकड़ लिया जाए और ट्रायल किया जाए या तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। आमतौर पर जमहूरी लोगों को इससे परहेज़ ही करना चाहिए कि किसी सियासी जमात की बंदिश हो जाए या कोई मिलिट्री एक्ट के नीचे किसी पोलिटिकल लीडर का ट्रायल हो जाए। आपकी क्या राय है, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर मुझे इजाज़त दें जी तो एक ब्रीफ सा कमेंट कर दूं। उज़मा बुखारी साहिबा वाजिबुल एहतराम है, सैयदज़ादी हैं हमारे लिए, लेकिन एक जो बात मैं करना चाह रहा हूं कि 25 जुलाई के बाद से जो फ्रस्ट्रेशन की मैंने बात की थी ना, देखिए जब हमारे एंसेस्टर्स हिंदू थे ना तो ये सेंट्रल एशिया से हमलावर आते थे तो जंग हारने के बाद हमारी औरतें आग में छलांग लगा देती थी, उसको जौहर कहते थे। अब इन्होंने 25 जुलाई लास्ट ईयर मेरे चकवाल से MP हैं, उनके घर में पुलिस बेडरूम में घुस गई और वो हालांकि एक्टिव भी नहीं थे, उनको टिकट नहीं मिला था पार्टी का और किसी जलसे जुलूस में वो शामिल भी नहीं होते थे। और मेरी आंखों में आंसू आ गए उस वक्त 25 इस वजह से, और कोई वजह नहीं है। और अभी भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, किसी ने भी ये किया, अभी पीछे कोई और ये मैडम भी मिसाल देंगी कि जब भी ये होता है, चाहे वो मरियम साहिबा के साथ हो या किसी के साथ हो, ये इंतहाई एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में काबिल मुज़म्मत बात है। और अगर ये होना शुरू हो जाए तो आप मुसलमान हम किस लिए हुए थे, ठीक है? तो वी हैव लॉस्ट द कॉज। तो इसको कम से कम ज़हन में रखें। दूसरा, ये जो पार्टी, ये जो गुस्सा है ना, ये लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। मेरे जैसा, चाहे मैंने 3 जनरेशन्स होगी, हमें फ़ॉरेन क्वालिफाइड है हमारी फैमिली और 4 जनरेशन्स पढ़े लिखे हम हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे अंदर का खून है वो जब जाग उठेगा अनफॉर्चुनेटली तो फिर बंदूक उठाने पे मजबूर हो जाएंगे लोग। मैंने तो पॉलिटिक्स छोड़ के एक तरह से बुज़दिली का मुजाहरा कर दिया कि मैं बंदूक उठाना नहीं चाहता। अदरवाइज़ जिस तरफ हालात जा रहे हैं, ये पाकिस्तान जो है, अल्लाह खुदा ना खास्ता पता नहीं आप किसके खिलाफ बंदूक उठाते हैं? जो बात आप यासिर साहब, आप किसके खिलाफ बंदूक उठाते हैं? जो बात आप कह रहे हैं पाबंदी की, मेरा ख्याल है कि इनको एंगेज करना चाहिए। आप बंदूक किसके खिलाफ उठाना चाहते हैं सर, ये तो बता दें। मैं किसी के खिलाफ भी नहीं उठाना चाहता, मैं उठा ही नहीं सकता, मारा ही जाऊंगा ना। 2-4 बंदे जो मेरे घर में घुसेंगे उनको मार दूंगा, जैसे पीछे एक बंदे ने किया। तो ये मैं करना ही नहीं चाहता। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपके घर पे पुलिस वाले जब आते हैं और औरतों से बदतमीजी करते हैं तो आपका तो पर्सनल जंग बन जाती है ना फिर ये। तो ये कौन करना चाहता है? पुलिस को तो लोगों के घरों में रात गए 2-2 बजे छापे मारने नहीं चाहिए। ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि रात को 2 बजे घुस जाएं किसी के घर। पहले भी एक तरीका होता था, छापे मारे और या औरतों की बेरहमती हुई है तो काबिल घर के अंदर एंटर नहीं होती थी, बाहर खड़ी होती थी, वारंट लेके आती थी। अगर कम से कम एक सिविलाइज्ड रियासत में जो काम होना चाहिए तो इनको मानना चाहिए ना कि कम से कम
उसके हदूद में रहे, ठीक है। नहीं, जो एक्चुअली डायरेक्टली इन्वॉल्व लोग हैं उस पे अटैक में, उनको जरूर पकड़े। मरियम नवाज के कराची में होटल के कमरे में वो पुलिस घुसी थी, तो वो भी कोई काबिल इस्ताइश चीज नहीं, बिल्कुल गलत किया था। मैंने उस वक्त भी बहुत सारी एक मनफी चीज का दूसरे मनफी हरकत से जवाब देने की कोशिश करते हैं, इसलिए नुकसान का बायस होता है। अज़मा बीबी, एक चीज आप बताइए। बिल्कुल, मैंने उसको भी उस वक्त भी मजम्मत की थी टीवी प्रोग्राम में बैठ के, गलत हुआ। अज़मा को गुफ्तगू में शामिल कर लिया। अज़मा बीबी, ये जो बैक वक्त फौज से जुड़ी हुई इमारतें थी, इनको निशाना बनाना, GHQ या ISI के ऑफिसेज, क्या इसके अंदर कोई रिटायर्ड लोगों का भी रोल है या नहीं है? सुना है मलिक साहब, अभी ज़ाहिर है ये तहकीकात हो रही हैं और सुना है कि इसके अंदर ज़ाहिर है रिटायर्ड लोगों की मेहनत और उनकी रैखी और उनकी माहिराना जो खदमात हैं उसके बगैर तो यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचा जा सकता था। एक दो बातें मैंने रिस्पॉन्ड करनी है। पहली तो ये है कि यासिर साहब का गुस्सा किस चीज़ का है और किसके ऊपर है। पहला तो सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ। 25 मई की बात की उन्होंने, पुलिस की बात की, तो पुलिस को तो नहीं, पुलिस के साथ तो बदला आप ले चुके थे, पुलिस के साथ तो हर गली मोहल्ले में आप बदला ले रहे थे, पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम आप फेंक चुके थे, पुलिस को आप ईंटें मार चुके थे, पुलिस को जो है आपने आगे लगा ली थी, पुलिस के साथ तो आप हर रोज कर रहे थे, अपना गुस्सा निकाल रहे थे। ये जो पूरी मुल्क के अंदर एक ही जो है वो स्ट्रोक के साथ सबने जाकर फौज के ऊपर हमला किया, और अभी भी उन्होंने, मुझे बड़ी हैरत हुई है यासिर के मुंह से कि वो गन उठाना चाहते हैं किसके खिलाफ। आपने बिल्कुल सही सवाल किया था, गुस्सा क्या है? इमरान खान को हुकूमत से हटा दिया, ये गुस्सा है। और जो इमरान खान जो है वो इस मुल्क से ऊपर है, पाकिस्तान से ऊपर है इमरान खान। मैं बात पूरी करूं यासिर, आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और मैं कतई तौर पर इस स्टेटमेंट को आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती। ये इस मुल्क में क्या हुआ है, ये जो सारा गुस्सा आप जिसको आपने नरेट किया कि गुस्सा पाइलअप हो गया है, किस चीज का गुस्सा है? इमरान खान को निकाल दिया, पहली दफा निकाला है क्या इस मुल्क में वजीर आजम जो है उनको किस तरह से नहीं निकाला गया? क्या पनामा की स्टोरी के बाद, एक मिनट मैं बात पूरी करने दें मुझे, आपने क्या लिया ना, आपने क्या लिया? हाँ, नहीं तो आपने गुस्सा बात कह रहे ना, गुस्सा पाइलअप हो रहा है, किस चीज का गुस्सा, किस चीज का गुस्सा पाइलअप हो रहा है? ये तो पूछ नहीं हो आपसे। कोर कमांडर के घर जलाने के बाद, MM आलम का जहाज जलाने के बाद, कर्नल शेख के मुजस्समा जलाने के बाद, मियांवारी एयर बेस के ऊपर, तो वो तो आप रोज करते रहे हैं, वो तो आप पुलिस वालों को मार मार के आप रोज करते हैं। उस दिन भी आपने मारा, उस दिन भी जो है वो पुलिस वालों की आंखें जाया हुई, पुलिस वालों की गाड़ियां जलाई। ये तो मैं कह ही नहीं रहा कि मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। एक मिनट, लेकिन अब आपका गुस्सा ठंडा कैसे होगा भाई? इतनी आग लगाने के बाद भी आपका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा, तो कैसे होगा आपका गुस्सा ठंडा? इमरान खान के साथ हुआ क्या है? इस मुल्क में वज़ीर आज़म ना, एक मिनट यासिर, इस मुल्क में वज़ीर आज़म ना फांसी चढ़ गए हैं। इस मुल्क में वज़ीर आज़म को हाई जैकर बनाया गया, उनको जो है उम्र कैदों की सजाएं दी गई क्योंकि उनके खानदानों को निशाने इबरत बना दिया गया। इमरान खान का पूरा खानदान भी सलामत है, इमरान खान खुद भी सलामत है, उनकी औलाद भी सलामत है, सब सलामत है। आग लगी है इस मुल्क को और तबाह हुई है इस मुल्क की नौजवान जो बच्चे हैं, वो किसी के, इमरान के नहीं, उनको हाइकिंग पे जाना है इमरान खान को अपने बच्चों के साथ। ये जो आपका ये गुस्सा आप जो दिखाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये यही पे इख्तलाफ है मुझे आपके साथ। जो बिल्कुल सही कहा हमदुल्ला साहब ने भी, ये गुस्सा आपका मतलब कमाल है। इमरान खान कोई आसमान से उतरी हुई चीज है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग का मत पूछे, उसको आप जो है वो 190 मिलियन पाउंड्स का मत पूछे, उसको जो है वो उसने लोगों से जो फॉरेन फंडिंग ली है उसका मत पूछे, उसने जो साइफर के साथ खेला है उसका मत पूछे, उसको बिल्कुल मत पूछे। अच्छा। उसके साथ हो क्या गया भाई? अगर इमरान खान को वाकई एक जो है वो डंडा भी पड़ गया होता, हाफिज साहब से भी बात कर लें आपकी इजाजत से। इमरान खान को मारने, इमरान खान को गोलियां लगी, आप वो भी झूठ बोला आप लोगों ने। इमरान खान को तो गोली ब्रेक करीब आ जाएगी, ब्रेक से वापसी पे आप कमेंट करिएगा। पहले हाफिज साहब से बात कर लें। हाफिज साहब, कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होना है। मैंने जो अज़मा से सवाल किया है मैं आपसे दोहराऊंगा, क्या रिटायर्ड लोगों का इसमें रोल है? अगर है तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को इसके ऊपर एक फैसले के साथ, क्लियर कट अनाउंसमेंट के साथ सामने आना चाहिए कि किसका रोल है, और ज़्यादा सख्ती उनके ऊपर बनती है, उस नौजवान से ज़्यादा जो नारे मारता हुआ अंदर चला गया। मैं तो ये आपकी बात बिल्कुल सही, मैं एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक ये फैसला भी होना चाहिए कल कौमी सलामती कमेटी में कि हज़ारों लोग नौजवान जिसमें बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। ये फैसला होना चाहिए जो बेगुनाह है उनको तंग न किया जाए, छोड़ दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, पार्डन करे स्टेट, उनसे माफीनामा लिखवा ले, उनको छोड़ दिया जाए। जो गुनाहगार है उनको माफ़ ना किया जाए, इमरान खान से लेकर उनके नीचे तक जो भी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक खातून अगर चोरी करे, क्या उसकी सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अगर एक खातून किसी बेगुनाह को कत्ल करे, उनकी सज़ा होनी चाहिए।
अगर एक खातून डकैत की सूरत में आए उनकी सज़ा होनी चाहिए। रियासत मदीना की बात PTI किया करती थी ना, रियासत मदीना में तो सज़ा दी जाती थी। आपने रिटायर्ड का जवाब नहीं दिया, ब्रेक अभी रिटायर पे आ रहा हूँ। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि कौमी सलामती कमेटी रियासत की सलामती की बात करेगी, कौम की सलामती की बात करे। अगर मुझसे आप पूछते हैं कि आपने हमला क्यों किया, आप किसी मास्टरमाइंड से पूछते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जो मुलव्वस हैं उनसे पूछते हैं। अगर कोई रिटायर्ड जर्नल, कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, कोई रिटायर्ड जज या हाजिर सर्विस जो भी इसमें शामिल हो, किसी किस्म की रियायत उनके साथ नहीं होनी चाहिए। कल स्टेट अवे ऐलान होना चाहिए कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, एविडेंस की बुनियाद पर, और सबूत की बुनियाद पर। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। यासिर, आपसे पहले पूछना चाहूँगा, क्या आप JKT या किसी ऐसे ग्रुप का दोबारा हिस्सा बनना चाह रहे हैं? जी नहीं, मैंने तो पहले ही अर्ज़ किया ना कि मैंने तो पॉलिटिक्स छोड़ दी है, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिक्स इस मुल्क में हो रही है उसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं एम नॉट इंटरेस्टेड। और जो बात, सॉरी मैं थोड़ा कमेंट करना चाह रहा था क्योंकि मेरी बात को सही तरह उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया। मैं ये कह रहा था कि आप किसी शरीफ आदमी के घर बिला वजह जब घुसते हैं तो उसको फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है। जो ये जिन्होंने अटैक किया इनको सज़ा दें, जिसने प्लान किया उसको पकड़ें, कमीशन बिठाएं, क्यों नहीं? आई डोंट डिफेंड देम, क्योंकि इस तमाम तर प्रॉब्लम्स के बावजूद हमारे जैसे लोग जो हैं उन्होंने तो सोचा भी नहीं कि कभी जाएं कैंट की तरफ या गिराओ जलाओ करें। लेकिन खुदा ना खास्ता जब आपके घर तक बात आ जाती है, औरतों का मामला आ जाता है, तो फिर शरीफ बंदा भी जो है वो भी सोचता है कि मैं अपनी बंदूक निकाल लूँ। ये ऐसे हो जाता है। पंजाब में लकीली लोग बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हो चुके हैं, प्रोसेस के कायल हो चुके हैं, नहीं लड़ना चाहते। लेकिन हमने अपने मुल्क को ये तो नहीं बनाना ना, तो हमने उसको इनको लोगों को राय रास्त पे लाना है। जो लोग इनको डंडे मार के राय रास्त पे आप नहीं ला सकते, जिस तरह आपने उनको एजुकेट करके उनको, अब ये जो गलतियां कर चुके हैं या जो इनको बजाय जितना दबाएंगे इतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी। सो दैट्स व्हाई वी वांट टू गेट आउट ऑफ दिस। टाइम इस सेगमेंट में थोड़ा जल्दी आगे बढ़ाते हैं। आज़मा बीबी से भी पूछ लें। आज़मा बीबी, आपको पूरे प्रोसेस को एक किसी ज़ाब्ते के तहत आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्या इसके ऊपर कोई कौमी सोच पैदा की जा सकती है? कौमी असम्बली के अंदर बहस करें और एक मामले को आगे बढ़ाएं। ऑलरेडी बहुत सारी बहस हो चुकी है मलिक साहब, रेजोल्यूशन भी पास हो गया है। कौमी सलामती कमेटी ने भी, कैबिनेट ने भी इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर जो है वो कहा है कि बिल्कुल किसी बेगुनाह को कतई तौर पर वज़ीर आज़म का हुक्म है कि किसी तौर पर जो है वो उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। और बहुत सारे लोग जो है वो डिस्चार्ज हुए हैं मुकदमे से। आज भी मैं मीडिया पर रिपोर्ट देख रही थी कि थाना सरवर के ही जो है जहाँ पे कोर कमांडर हाउस मौजूद है, वहाँ से भी जो है वो काफ़ी सारे कारकुनान को डिस्चार्ज भी किया गया है। और जो इसके अंदर कल्प्रिट्स हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। यासिर साहब की बात में फिर कॉन्ट्रडिक्शन है, और वो मेरा ख्याल है या तो ये जो कह रहे हैं वो खुद इनको समझ में नहीं आ रहा, या ये जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं रहे। बात ये है कि कौन, आपने जो पुलिस की, आपने पहले आप पुलिस की बात करते हैं जी वो घरों में घुसती है, बिल्कुल गलत है। और लेकिन यह है कि पुलिस को तो आप हर चौक मोहल्ले में गली में मार रहे हैं ना, आप तो उनके ऊपर पेट्रोल बम भी फेंक रहे हैं, आपके लोग उनको मार भी रहे हैं, उनको जख्मी भी करते हैं, उनकी गाड़ियां भी जलाते हैं। आप लोगों ने तो एम्बुलेंसें भी जला दी, आपने तो रेडियो पाकिस्तान को जला के इमरान खान को पता नहीं किया। और दूसरी तरफ यह है कि अब जिन्होंने दहशतगर्दी की है उनको तो उसकी सजा मिलेगी। अब औरत कार्ड नहीं चलेगा, अब जो कोई मजलूमियत कार्ड नहीं चलेगा। और अगर ये किया जाएगा तो रियासतें ऐसे नहीं चला करती। बिल्कुल दुरुस्त कहा है हमदुल्ला साहब ने। अगर ज़ियारत रेजिडेंसी के ऊपर जो है वो हमला करने वाले दहशतगर्द हैं, अगर GHQ पे तालिबान ने हमला किया था और वो दहशतगर्द थे, तो जिन्होंने अब एक जगह पर नहीं मुल्क के अंदर 20 जगह पर जो है फौजी तंसीबात में हमला किया है, शोहदा की यादगारें जलाई है, उनको दहशतगर्दों की तरह ट्रीट होना चाहिए। आखिरी मिनट है सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप दे दें। देखिए, मेरे ख्याल में नदीम साहब आप मुझसे बड़े भी हैं और आप समझते भी हैं, और आपके सामने पूरा मंजर है रियासत का। 74 साल में आपने कभी इस किस्म का मंजर नहीं देखा होगा कि एक ही 9 मई है, एक ही दिन में पूरी पाकिस्तान में वहाँ हमले हो जाते हैं जो आपकी रियासत की तंसीबात, इश्तिहारात, अलामात कहा जाता है। तो लिहाजा एक फ़ैसला कौम ने किया है, ये हो चुका है, ये फ़ैसला पार्लियामेंट ने भी किया, कौमी सलामती ने भी किया, कैबिनेट ने भी किया। इसीलिए ये सारे रियासत के पीछे खड़े हैं कि रियासत हमारे लिए रेड लाइन है, जो भी रियासत के ख़िलाफ़ बगावत करेगा उनकी सज़ा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, अज़मा बुखारी और रमाइयों। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।